अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 और आज हमारा टॉपिक नंबर है 2। जो लोग अभी ज्वाइन करें, जिन स्टूडेंट्स ने हमें अभी देखा है, उनको हम वेलकम कहते हैं अपने लेटेस्ट ब्रांड न्यू हाई अचीवर्स केमिस्ट्री बैच में, जिसके अंदर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। पहला लेक्चर हमारे पास है 2। ठीक है जी। इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है? इससे पहले पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि पीरियोडिक टेबल क्या है, मतलब उसकी बेसिक डेफिनेशन, वो कैसे दिखता है, यानी कि उसके अंदर ग्रुप्स और पीरियड्स हो सकते हैं, वो टेबुलर फॉर्म में हो सकता है, वो एक सिंबल है केमिस्ट्री की। और इसके साथ साथ हमने ये पढ़ा कि पीरियोडिक टेबल का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। ठीक है जी। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के आखिरी हिस्से में हमने पढ़ा था मोजलेस पीरियोडिक टेबल, जिसको हम कह सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसको हम कह सकते हैं लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। वही टेबल हमारे इस चैप्टर का एक अहम हिस्सा है और उसी के बारे में आज का लेक्चर भी है, जिसमें हम बेसिकली प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। और ये बात आप याद रख लें कि प्रॉपर्टीज जो हैं वो एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, और अगर आप उसको जो पूछ लिया जाए किसी एक प्रॉपर्टी के बारे में, दो प्रॉपर्टी के बारे में, तो वो शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। तो अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सोचेंगे तो ऑलमोस्ट आज का पूरा लेक्चर ही उसमें शामिल होगा। और जो आप सोचेंगे शॉर्ट क्वेश्चन, तो फिर वो जगह जगह पे नई इंफॉर्मेशन होगी, उसके बारे में नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और आपको हाईलाइट भी करके दूंगा, ताकि आप आसानी के साथ उसको याद कर सकें। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले तो वही बात आएगी, यानी हमारा आज का टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फीचर्स और उसकी सिग्निफिकेंस। ठीक है जी, क्या फायदा उठाया जा सकता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पर्पस की। पर्पस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या पीरियोडिक टेबल का पर्पस क्या है। ये बात हमने कल भी सीखी थी कि हम पीरियोडिक टेबल को हमेशा इसलिए बनाते हैं कि उसमें मौजूद एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की जाए इस तरीके से कि हमारा पढ़ना आसान हो जाए। तो यही बात यहां पर लिखी है कि इजियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है जी। तो ये आपको समझ में आया। सबसे आसान मतलब टू मेक आवर स्टडी इजी, दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ क्लासिफाइंग एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ टेबल और पीरियोडिक टेबल। ठीक है जी। चलते हैं अपनी थोड़ा सा जो बुक का नॉलेज है उसको आगे की तरफ लेके चलते हैं। बेसिकली ये जी हमारे पास है पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल में कुछ हिस्से हैं, आप ऑलरेडी जानते होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर जो पहला हिस्सा है वो है एस ब्लॉक एलिमेंट, जो शुरू में दिखाया गया है। फिर उसके बाद ये जो दरमियान वाला सारा हिस्सा है, ये क्या कहलाता है? दरमियाना, इंटरमीडिएट बोल सकते हैं उसको। ट्रांजिशन इसका दूसरा मतलब हुआ, मतलब बोलते ट्रांजिशन ही है, बट ये है कि ये ट्रांजिशन यानी दरमियाना हिस्सा कहलाता है। और सबसे जो आपके पास राइट साइड पर होगा वो कहलाता है पी ब्लॉक, और उसमें कुछ यहाँ पर ग्रुप्स शामिल हैं। और एक लाइन नीचे लगी हुई है, ये आपके पास है तो टेबल का पार्ट ही, लेकिन इसको अलग करके बनाया गया है। ठीक है, इसके भी फवाइद हैं। अच्छा जी, तो ये मैंने आपको छोटा सा एक आउटलुक दे दिया। ठीक है जी। तो अब चलते हैं मजीद कुछ आगे कि इसके बारे में बुक क्या लिखती है। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल फीचर्स की। तो जो हमारे पास जनरल फीचर्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। मैंने इनको हाईलाइट करके रखा है, आप इनको रीड कर लेना, इजी हो जाएगा, याद करना भी आसान है। तो सबसे पहले जिक्र करते हैं क्या कि इसमें 118 एलिमेंट्स हैं, ये आपने लिखना है। लाइन बिल्कुल सादा सी है, द टेबल currently contains 118 elements, यानी अब तक टेबल में हमने 118 एलिमेंट दाखिल कर दिए हैं। फिर आगे लिखता है these elements are arranged in ascending order। ठीक है जी। तो असेंडिंग ऑर्डर में, किसके असेंडिंग ऑर्डर? बढ़ती हुई तरतीब किसकी? एटॉमिक नंबर्स की। क्या आपके पास एमसीक्यू भी है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर की बढ़ती हुई तरतीब के साथ बनाया गया है या उसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। ये इसका पीरियोडिक लॉ भी है। इसके बाद चलते हैं अगली बात की तरफ, वो ये है कि इसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, जिनको आप पीरियड्स बोल सकते हो। और इसी तरीके से इसके अंदर 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, जिसको आप ग्रुप्स बोल सकते हो। बिल्कुल आसान आसान सा लिखा है, पढ़ते जाओ, याद होता रहेगा, और उम्मीद है कि थोड़ा बहुत याद पहले से ही होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, कहते हैं इन ओल्डर वर्जन्स। असल में होता ये था कि जब पहला पीरियोडिक टेबल था, इस टेबल में अगर आप गौर से देखें तो अब जो लिखा गया वो कुछ ये कि यहाँ लिखा गया 1, ये लिखा गया 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी चलते चलते बिल आखिर आप पहुंच जाते हो 18 तक।
ठीक है जी। तो ये आपके पास कुल 18 ऊपर से नीचे ग्रुप बना दिए गए हैं। लेकिन जो ओल्डर वर्जन था, जो पहले हम ज्यादातर इस्तेमाल करते रहे और हर बुक में ही था, अभी भी आएगा, आपको जगह जगह नजर आ जाएगा, उसमें हमने क्या किया, जो ये वाला पार्ट था यानी कि 1 और 2, और इस तरह से जो आखिरी वाला यानी 13 से लेकर 18 तक जो हैं, इन सबको हमने एक टाइप के ग्रुप में रखा, ठीक है। और इसी तरीके से जो दरमियान में आपको नजर आ रहे हैं, इनको हमने बी टाइप के ग्रुप में रखा, यानी कि दो किस्म के ग्रुप बना दिए, ए टाइप ऑफ ग्रुप्स एंड बी टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। ये दोनों 8-8 होंगे, ठीक है। ये मैं जैसे आपको दिखा देता हूं किस तरीके से। यहां हम लिखोगे 1, यानी गिनती कुछ यहां से शुरू है, इसको लिखेंगे B1, ठीक है। फिर B1 भी बोल सकते हैं, A1B भी बोल सकते हैं। तो फिर ये हो गया 2B, ये आपके पास 3B, ये आपके पास 4B, 5B, इस तरह से 6B, और ये आपके पास 7B, ठीक है जी। अब बात आती है 8वें की। 8वें से क्या मुराद है? देखो ये 1 यानी 8, 9 और 10 मिलाकर हम इसको बोलते थे 8B। अब ये एक ड्रॉबैक है भाई, 3 आपके पास ग्रुप्स हैं और उन तीनों ग्रुप को आपने एक ही नंबर दे दिया, ऐसा कैसे है? तो इस टेबल में ये खराबी थी, तो इसलिए कहा गया ओल्डर वर्जन। तो ये खराबी दूर कर ली गई, मतलब बजाय इसके कि हम इस तरह रोमन में 1 2 3 लिखने की बजाय हम उनको सिंपल अरेबिक न्यूमेरल दे दें, जैसे कि यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, जैसे कि ये 1 लिखा है, ये 2 लिखा है, ठीक है। इसके अलावा 3 से आगे चलते चले जाएंगे। बाकी मैंने आपको इसलिए नहीं बताया, ए टाइप के वो बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे, जैसे कि देखो ये आपके पास 1, या आप कह लो 1A, फिर उसके बाद 2A, फिर उसके बाद 3A और 4A, 5A, फिर इसके बाद 6A, 7A और आखिर के अंदर 8A। तो ये तो थे बिल्कुल आसान वाले, यानी कि इसमें कोई टेंशन नहीं है, ये आपके पास 8 तक इजीली आ जाते हैं, इसलिए इनकी गिनती मुश्किल नहीं है। इसलिए मैंने आपको ये वाला हिस्सा समझाया है कि देखो ये जो पार्ट है ये किस तरीके से गलत साबित हो रहा है, यानी ओल्डर वर्जन में, लेकिन न्यूअर वर्जन में इसकी परेशानी को दूर कर दिया गया है, ये आसान हो गया, ठीक है जी। फिर चलते हैं मजीद आगे। तो ये जो हमारे पास वही हो गया 18 एलिमेंट असेंडिंग, ठीक है जी, और साथ साथ वर्टिकल कॉलम्स जिनको ग्रुप्स कहा गया और हॉरिजॉन्टल रोज जिन्हें पीरियड कहा गया। तो ये आपके पास थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज हैं, याद हो गई होंगी, बहुत मुश्किल नहीं है। कितने एलिमेंट्स हैं, एटॉमिक नंबर की बढ़ती हुई तरतीब से अरेंज कर दिया गया है, और कुछ कॉलम्स हैं और कुछ या कह लें ग्रुप्स हैं और कुछ पीरियड्स हैं। ये आपने अभी तक 4 बातें की हैं। इसके बाद वो आगे कहता है, इन जैसे मैं समझा रहा था 8 वर्टिकल ग्रुप्स थे जो ए टाइप में भी थे और बी टाइप में, वो मैंने आपको गिनवा दिए हैं, ठीक है जी। तो ये आप लाइन लिखना चाहें, अच्छी बात है, लिखें, कुछ छोड़े ना, तो चलते चले जाएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि लॉन्ग क्वेश्चन है और आपको बहुत सारा लिखना है, तो इस तरह की लाइन थोड़ी सी हज़फ कर सकते हैं, यानी कि आप सिर्फ वो देते हैं जो नॉर्मली बात समझाने वाली होती है, लेकिन एमसीक्यू के लिए इस बात को जरूर याद रखेंगे, ठीक है जी। फिर चलते हैं मजीद आगे। तो यहां पर नजर आता है कि भाई एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि अगर एक एलिमेंट सॉल्ट बना रहा है तो उसी ग्रुप का नीचे वाला एलिमेंट भी सॉल्ट बनाएगा, तीसरा भी सॉल्ट बनाएगा। तो ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टी क्या? क्योंकि देखो सॉल्ट बनाना, रिएक्शन करना क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी है। तो उसको यूं सोचना है कि केमिकल प्रॉपर्टीज एक ही ग्रुप में ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है। थोड़ा बहुत फर्क जरूर होता है, लेकिन वो हम जब काफी डीप लेवल पे जाते हैं तो हम उन डिफरेंसेस को देखते हैं। लेकिन अभी हम हमेशा जनरलाइज पढ़ेंगे इस वाले क्या कहते हैं चैप्टर के अंदर, तो इसलिए कोई मसला ही नहीं है, आप इसको ऐसे याद करो। फिर उसके बाद नेक्स्ट में लिखता है सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये वाली बात याद रखना। एक बात मैं आपको समझाता हूं कि देखो, अब जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास ग्रुप नंबर है 1, ठीक है। अब 1 ग्रुप है तो जाहिर सी बात है उसकी वैलेंसी को भी क्या होना चाहिए, 1, ठीक है। तो ये 1 होती है, इस तरह मतलब नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन फिर कुछ जगहों पर ऐसा भी होगा कि आपको एक ही ग्रुप में 2-2 वैलेंसी, 3-3 वैलेंसी मिलेगी, उसको हम कहते हैं मल्टीपल वैलेंसी, यानी कि कहीं पर वेरिएबल वैलेंसी, मल्टीपल वैलेंसी भी मिलती है। लेकिन नॉर्मली आप ऐसा सोच सकते हो, ठीक है जी। तो ये इसलिए कह रहा है कि जहां हमारे पास सेम ग्रुप होगा तो उसका वैलेंसी नंबर भी सेम होगा। और वैलेंसी नंबर के कई मतलब होते हैं, जो यहां पर वो मतलब ले रहा है, वो ले रहा है वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अगर किसी एलिमेंट का
वैलेंसी नंबर 1 है तो उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर इसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन है तो फिर उसका वैलेंसी नंबर 2 भी है, ठीक है। इसी तरह से 3 4 जाते हैं, फिर 5 भी आ सकता है, 3 भी हो सकता है, 8 और 0, 7 और 1। यानी क्या समझ आ रही है बात आपको, मैं समझाता हूं। तो जो ग्रुप नंबर 1 होगा उसकी वैलेंसी 1 होगी, जो ग्रुप नंबर 2 है उसकी वैलेंसी 2 होगी। इसी तरीके से 3 वैलेंसी होगी, 4 वैलेंसी होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 और 8 नहीं होगी, ठीक है। एक्चुअली जो आखिरी है ना, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा फिर समझाता हूं। वो कैसे? वो ऐसे कि जो कार्बन है ना, उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन के बजाय 5 होते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बजाय 3 गेन कर लिए जाते हैं, तो वैलेंसी 3 देखने को ज्यादा मिलती है। इसी तरह से 6 इलेक्ट्रॉन देने की बजाय 2 ले लिए जाते हैं, इसलिए वैलेंसी 2 मिलती है। यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन देने की बजाय 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है, ले लिया जाता है, इसलिए वैलेंसी 1 हो जाती है। और इसी तरह आखिर के अंदर वैलेंसी 8 नहीं होती, 8 माइनस 8 कह लो, 0 होती है। तो ये आपके पास क्या है, मैंने मुख्तलिफ तरीकों से बताया कि वैलेंसी कैसे बदलती है ग्रुप के बदलने के साथ साथ, और जो जो मैंने आपको बताए हैं लास्ट शेल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, वही उसकी वैलेंसी भी है और वही उसका ग्रुप नंबर भी है, ठीक है। तो हमने जो ज्यादातर सोचना है वो इन चीजों के बारे में सोचना है। ये एस ब्लॉक कहलाता है, कल बताया था, और ये पी ब्लॉक कहलाता है। तो एस और पी ब्लॉक के बारे में हमारी गुफ्तगू ज्यादा होगी, ठीक है जी। फिर चलते हैं मजीद आगे। तो पहली बात यहाँ पर हो गई ग्रुप के एतबार से, ठीक है। दूसरी बात जो हमारी बुक में लिखी है, कहता है हाउएवर देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो शो ग्रेजुअल चेंज। अब हो गए सर ये क्या सर, केमिकल प्रॉपर्टी क्या सिमिलर रहती है? हाँ, केमिकल प्रॉपर्टी तो सिमिलर रहती है, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या करती हैं, वो चेंज हो सकती है। यानी इसका मतलब ये हुआ, जो चेंज आ रहा है ये कोई अब्रप्ट चेंज नहीं है। कैसा है? ये ग्रेजुअल चेंज है। ग्रेजुअल का मतलब ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता, फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टनेस टू हार्डनेस, यानी एक ग्रुप में एलिमेंट अगर हम तस्वर करते हैं मेटल्स हैं, तो होंगे सारे मेटल्स ही, लेकिन यानी मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, ठीक है, डक्टाइल हैं, कंडक्टर हैं वगैरह। लेकिन बात क्या है कि उनमें अगर थोड़ा सा कहीं हार्डनेस और सॉफ्टनेस का इशू है, तो सॉफ्ट से हार्ड की तरफ अगर मूव कर रहे हैं तो थोड़ा 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 सा हार्ड तो जा रहे हैं। इसे कहते हैं ग्रेजुअल फिजिकल चेंज। ये नहीं है कि अगर एक सॉलिड है दूसरा लिक्विड है, अगर एक जो है वो सब्लिमेशन से गुजर रहा है तो दूसरा वो मेल्ट हो रहा है, ऐसे अचानक अचानक से ऊपर नीचे ग्रेजुअल चेंज नहीं आता है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इनको कहते हैं। तो फिजिकल चेंज आता है ग्रेजुअल, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट क्या होती है, सिमिलर होती हैं, ठीक है जी। अब चलते हैं अगली बात की तरफ। वो क्या है? वो ये है, तो जैसे हमने ग्रुप वाइज पढ़ा, इसी तरह से पीरियड वाइज प्रॉपर्टीज भी हैं। तो ये इसमें कोई खास हमारी बुक में लिखा नहीं है, बस एक लाइन लिखी है, कहता है ये है कि एलिमेंट्स इन द पीरियड शो ग्रेजुअल चेंज इन द प्रॉपर्टीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब लेफ्ट टू राइट चलने पर, जैसे टॉप टू बॉटम चलने पर हमें कुछ समझ में आया है, तब्दीली आ सकती है, कुछ चीजें सेम रह सकती हैं, इस तरह पीरियड में थोड़ी तब्दीलियां रोनुमा होती हैं। तो वो कैसे होंगी, वो हम उनके रेलेवेंट टॉपिक में एज अ ट्रेंड पढ़ेंगे, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट बात की तरफ, और वो ये है कि एडिशनल क्लासिफिकेशन क्या है। अब एडिशनल क्लासिफिकेशन का मतलब है बिसाइड्स ग्रुप एंड पीरियड्स, क्या हम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप और पीरियड ही पढ़ते हैं, या इसमें कुछ और भी ऐसा है जिसको पढ़कर या समझकर हमारे काम में आसानी हो सकती है? तो वो कह रहा है कि इसमें हमारे पास कुछ और भी चीजें शामिल हैं, जैसे ब्लॉक्स हैं, फैमिलीज हैं, ठीक है, कुछ कैटेगरीज बनाई हुई हैं, और ये सब इसलिए बनाई हैं ताकि हम बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकें, ठीक है, किसकी? एलिमेंट्स का बिहेवियर पढ़ सकें और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ सकें, जो खास तरीके से हमें समझ में आ जाएगी। तो ये ब्लॉक्स क्या हैं, फैमिलीज क्या हैं, इसके बारे में भी तस्करा करते हैं, भी आगे आएगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्लासिफिकेशन और तरह से भी है। वो यूं है कि लिखा है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स, ठीक है। बेसिकली इनके अंदर डिफरेंस है वो कुछ इस तरह से है कि जो मेटल्स हैं वो डक्टाइल हैं, तारें बनाई जा सकती हैं, मैलिएबल है, चादरें बनाई जा सकती हैं, हीट कंडक्टर है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है, मेटालिक लस्टर, चमक रखता है, ये सब चीजें मेटल की प्रॉपर्टीज है। और इसी तरीके से जब हम बात करते हैं नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल का मतलब है उनमें ये वाली प्रॉपर्टीज नहीं है, ठीक है, ऐसे कह लो।
वो वैसे आमतौर पर गैसेस हो सकते हैं, लिक्विड्स हो सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। और आखिर में जो यहाँ लिखा हुआ है दरमियान में मेटालॉइड, ये असल में मेटल और नॉन मेटल के दरमियान आता है अगर पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज को पढ़ो तो ये जो आपके पास तीन चीजें, मेटालॉइड का मतलब मेटल और नॉन मेटल दोनों की खसूसियात एक साथ होना, ठीक है जी। तो ये अब इसके बारे में या इसके साथ क्लासिफिकेशन के बारे में हमारी बुक क्या लिखती है, इसको देखते हैं। तो वो कहता है, ये है सबसे पहले तो वो क्लासिफिकेशन करता है कि एलिमेंट्स को मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड में हम तकसीम कर सकते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? वो जो लूज इलेक्ट्रॉन रखने वाले एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन, जैसे कि आपको पता है सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ठीक है, या फिर मैग्नीशियम आयन वगैरह वगैरह। तो ये सब के सब क्या होंगे? मेटल्स। यानी इनका बिहेवियर ये है कि ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तभी तो इन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये भी एक निशानी हो गई, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज रखने वाले या पॉजिटिव आयन जिन एलिमेंट के होते हैं वो एलिमेंट्स आमतौर पर मेटल्स हैं। फिर उसके बाद आते हैं मजीद इनकी एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल में आप याद कर लो कि आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, तो ये आपने अच्छी तरीके से याद कर लेना है। फिर उसके बाद नॉन मेटल के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज में बता चुका हूं इनकी बेसिक क्या है जिन पर आप इनको आइडेंटिफाई करते हो। तो मेटल्स के बाद नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स क्या होंगे? गेन इलेक्ट्रॉन। अब आपको ये बात पता है कि अभी भी बताइए कि मेटल्स वो हैं जो इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं, तो ये जो नॉन मेटल है ये इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करती बल्कि इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं, ठीक है जी। और फिर वही बात आ गई कि नेगेटिव आयंस, और क्या बनाती हैं? इलेक्ट्रॉन लेने पर किसी भी एटम पर चार्ज नेगेटिव आ जाता है। तो ये तो कॉमन सेंस हो गई। इसकी एग्जांपल याद कर लो भाई, क्लोरीन है, सल्फर है, फास्फोरस है। फिर आखिर में आते हैं मेटालाइट पर। मेटालाइट्स क्या होते हैं? कहते हैं मेटालाइट वो होते हैं जो कि बिटवीन होते हैं, किसके? बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये मतलब बिटवीन का मतलब प्लेसमेंट पे इनकी दरमियानी है, बट हम यहाँ पर जो लेते हैं बात समझने के लिए वो है प्रॉपर्टीज, यानी द प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट between the metals and non-metals. These kind of elements are called metalloids. ठीक है जी। तो इसके बाद हम चलते हैं, यहाँ लिखा हुआ भी है, ये देखो, ये लिखा है कि दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके बाद हम जिक्र करते हैं पोजीशन ऑन द पीरियोडिक टेबल, यानी पोजीशन का मतलब मेटल नॉन मेटल की जो जगह है पीरियोडिक टेबल में वो कहाँ है। इसको बताने से पहले मैं वापस चलता हूं आपके पास। ये जी हमारे पास वापस पीरियोडिक टेबल आ गया। पीरियोडिक टेबल में एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ये लाइन आपने एहतियात से देखनी है। ये मैं एक लाइन लगा रहा हूं, देखो ये एक स्टेप बन गया, ये दूसरा स्टेप, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने बनाए। ये सीढ़ी समझ लो कि ये स्टेयर है, सीढ़ी की तरह है, और इस सीढ़ी के जो उस तरफ है ये आपके पास है लेफ्ट साइड, और ये जो आपके पास है ये है राइट साइड। तो आपने ये कहना है कि जो लेफ्ट साइड पर मौजूद है ना, ये सारे के सारे क्या हैं जी? मेटल्स, ठीक है। और जो राइट साइड पर हैं नॉन मेटल्स। अब मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में ये जो हमने सीढ़ी बनाई है, ठीक है, जिसके अंदर आपको नजर आ रहा है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है, थोड़ा खराब मैं नहीं करना चाह रहा बट आपको ये नजर आ जाएगा। तो ये जो हिस्से हैं ये सारे के सारे मेटालॉइड्स हैं। अब आप थोड़ा सा इसको अगर हम पोजीशन देना चाहें तो कैसे देंगे? हम ये कहेंगे कि इस सीढ़ी के लेफ्ट साइड पर सबके सब क्या हैं? मेटल्स, और इस सीढ़ी के राइट साइड पर क्या हैं? सारे के सारे नॉन मेटल्स। और इस सीढ़ी के साथ साथ राइट साइड पर जो जो ये एलिमेंट्स आ रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं? मेटालॉइड्स, ठीक है जी। तो मेटालॉइड के बारे में आपको फिर बता देता हूं, ये क्या है जी? मेटालॉइड्स, जो मैंने कहा टू वर्ड्स द राइट, लिटिल बिट राइट साइड। तो ये था पोजीशन का बनाना। अब हमारी बुक ने इस पोजीशन को कैसे राइट किया है वो भी हम देख लेते हैं। तो हमारी बुक ये कहती है कि यहां पर एक क्या है जी? स्टेयर स्टेप लाइन, वो जो मैंने अभी आपको बनाकर दिखाई कि एक सीढ़ी बनी हुई है, उसकी एक लाइन है। अब उस लाइन को हम अपने जहन में रखते हुए देखते हैं तो हम कहते हैं कि वो लाइन क्या करती है? मेटल्स और नॉन मेटल को सेपरेट कर देती है, ठीक है। फिर वो कहता है कि अगर हम देखें द लाइन स्टार्ट्स एट बोरोन, ठीक है जी। वो अभी आप टेबल दोबारा देख लीजिएगा तो वो बोरोन से स्टार्ट होती है, मैंने वो बनाकर दिखाई थी आपको। और वो
आगे की तरफ चलते चलते मजीद चली जाती है। ठीक है जी, फिलहाल मैंने इसको अब एलिमेंट अगर यहाँ सारे लिखे हैं बुक की तरह, आप में से सारे लिख लें तो आपकी मर्जी है, अगर आप कुछ हज़फ करना चाहते हैं तो कुछ एलिमेंट हज़फ कर लें, पहला और आखिर भी लिख सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद अब वो कहते हैं कि एलिमेंट लेफ्ट ऑफ द लाइन आर मेटल्स, यानी मेटल का है लेफ्ट साइड के ऊपर, जैसे अभी मैंने बताया, और जो राइट साइड है लाइन में वो मेटलॉइड है, और जो बहुत ही राइट साइड पर है वो क्या है, नॉन मेटल्स हैं। तो लेफ्ट साइड पर क्या है, मेटल, ये सारी के सारी मेटल्स हैं आखिर तक, और इसी तरह से ये जो आपके पास हैं ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, इंतहाई राइट साइड पर। और जो सीढ़ी के ऊपर हैं, जैसे कि यहां मैंने बनाया था, बोरोन से ये स्टेप शुरू होता है और फिर ये सारा का सारा तकरीबन ग्रे से कलर में दिखाया गया है। तो ये स्टेप लाइन के थोड़े से राइट साइड पर मौजूद हैं, और ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, मेटलॉइड्स। तो अब आपको पोजीशन समझ में आ गई। चलते हैं नेक्स्ट बात पर। अब यहां पर एक क्या है जी, एक्सेप्शन भी है हाइड्रोजन के लिए। ये याद रखना कि हाइड्रोजन है तो उस साइड पर जहां पर मेटल्स होती हैं, लेकिन हाइड्रोजन खुद क्या है, वो है जी नॉन मेटल। ठीक है जी, नॉन मेटल। ठीक है जी, तो ये आपने दिमाग में रखना है कि हाइड्रोजन की साइड थोड़ी सी गलत है, ये एक ड्रॉबैक है इस वाले टेबल में, लेकिन बहुत सारे फायदे हैं कि अगर हम हाइड्रोजन को उसी जगह पे रखें जहां वो रखा हुआ है। ठीक है, तो दो ऐसे भी मामला हो सकते हैं कि एलिमेंट्स कुछ प्रॉपर्टीज को जस्टिफाई ना करें लेकिन ज्यादा प्रॉपर्टीज को जस्टिफाई कर रहे हों, इसलिए उनकी प्लेसमेंट ऐसे ही रखी गई है। तो हाइड्रोजन, ये सवाल आपका एमसीक्यू के तौर पर आएगा। ठीक है, तो आपने कहना है कि हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पर है, और लेफ्ट साइड पर होने के बावजूद भी क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल, यानी हमने अब सीखना यह है कि पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स रखे गए हैं। इसके बारे में मैं आपको बता तो चुका हूं पहले भी कि ब्लॉक्स होते हैं, लेकिन चूंकि ये अब पीरियोडिक टेबल की हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं तो उन प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी ये भी है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं, तो हमारे पास जो पहला ब्लॉक है वो हमारे पास है एस ब्लॉक। ठीक है ना, एस ब्लॉक के बाद डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक के बाद पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक के नीचे भी एक ब्लॉक होगा जिसका नाम हमने रखना है एफ ब्लॉक। ठीक है जी, एफ ब्लॉक, इनको हमने ये नाम क्यों दिए हैं, ये वाली बात याद रख लो। देखो भाई, एसपीडीएफ को हम बोलते हैं सब शेल, केएलएमएन को बोलते हैं शेल, एसपीडीएफ को बोलते हैं सब शेल। अब सवाल ये है कि हमने इस पीरियोडिक टेबल को एसपीडीएफ ब्लॉक में क्यों रखा है। एसपीडीएफ जो होते हैं वो सब शेल कहलाते हैं, जबकि केएलएमएन शेल कहलाते हैं। तो जो सब शेल होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो देखो, जो ब्लॉक होगा उस ब्लॉक में जो एलिमेंट होगा वो एलिमेंट उस ब्लॉक का हिस्सा इसलिए होगा कि उस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस सब शेल का हिस्सा होगा, या कह लो उस सब शेल में फिल हो रहा होगा। मैं समझाता हूं किस तरीके से, आपको समझ नहीं आई। देखो, सपोज करो कि ये हमारे पास एस सब शेल है। ठीक है, यहां मिसाल ले लेते हैं लिथियम की। अब मिसाल यूं ले लो कि लिथियम जो आपके पास है उसकी 3 होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन टोटल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं उसकी, 1s2 2s1, यानी कि s ब्लॉक है और उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां पर है, s में, इसलिए लिथियम कहां पे है, s में। अच्छा, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे आप ले लो बोरोन। जो बोरोन है वो उसकी जो होता है नंबर, एटॉमिक नंबर, वो होता है 5। तो देखो भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, 1s2 2s2, उसके बाद 2p1, 5 हो गए ये पूरे, यानी कि 2 2 और 1। अब P1 यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन P में मौजूद है, इसके अगले वाले एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन होगा P2 यानी 2p2, 3p, फिर उसके नीचे वाले का होगा 3p2, उससे नीचे वाले का 4p2, यानी P जरूर रहेगा। तो P का मतलब है P ब्लॉक, P ब्लॉक का मतलब है कि इसमें जितने एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन P सब शेल का पार्ट है। तो यही चीज D ब्लॉक और F ब्लॉक में भी है। मैंने बिल्कुल सिंपल करके समझा दी है बात को, लेकिन अगर आप थोड़ा सा मजीद डीप जाएंगे तो इसमें मजीद नॉलेज भी मिलेगा। फिलहाल अभी इतना ही हमारी बुक में, इसको इतना ही लेके चलते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि टोटल हमारे पास ब्लॉक की तादाद कितनी है, 4, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, थोड़ा सा अगर इनकी पोजीशंस देख लें तो हम ये बात करेंगे कि ये आपके पास अगर लेफ्ट साइड है तो यहां आपके पास राइट साइड है। तो लेफ्ट पर क्या है,
एस ब्लॉक है और राइट पर क्या है, पी ब्लॉक है। तो इन दोनों के दरमियान में क्या है, डी ब्लॉक। तो मैंने वर्ड खुद इस्तेमाल किया है दरमियान। दरमियान का मतलब होता है ट्रांजिशन। तो इस तरीके से ट्रांजिशन एलिमेंट आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। ये भी ट्रांजिशन है और ये जो एलिमेंट है यहां पर वो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इनका नाम थोड़ा सा आउटर और इनर ट्रांजिशन के एतबार से है, पर आप ये तस्वर कर लो कि ये जो पूरा का पूरा ब्लॉक है, ये सारा का सारा, यानी कि जो आपके पास ये सारा आपको ब्लॉक नजर आ रहा है, ये असल में इसी का हिस्सा है, डी ब्लॉक का ही। डी ब्लॉक के अंदर इसको प्लेस किया जा सकता था, लेकिन जगह जो है वो लगा करना मुश्किल होगा, क्योंकि टेबल फिर इतना बड़ा सारा हो जाएगा और फिर उसको ड्रॉ करना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसको लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। लेकिन इससे आसानी हो गई कि इसको नीचे भी रखा गया है। इसमें मजीद इसकी जो प्रॉपर्टीज है उनका समझना भी आसान हो जाता है। ठीक है जी। फिर उसके बाद हम चलते हैं हमारी बुक की वर्डिंग की तरफ। बुक क्या कहता है, या बुक वाला क्या कहता है? बुक वाला ये कहता है कि एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल कैन इजीली बी क्लासिफाइड, ठीक है, बाय द सबशेल। तो ये मैंने आपको सबशेल की कहानी बताई, और दैट कंटेन देयर वैलेंस शेल, और उस सबशेल में क्या है, वैलेंस शेल है। तो ये थोड़ा सा लिखने का किताब का तरीका है, बाकी सेंस वही रहेगी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस सबशेल का पार्ट होगा जिस सबशेल के नाम पर, यानी एसपीडीएफ के नाम पर एलिमेंट उन रेलिवेंट ब्लॉक में प्लेस कर दिए जाएंगे। ठीक है जी। फिर चलते हैं मजीद आगे क्या लिखता है जी। ये जो एसपीडीएफ ब्लॉक है इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बता रहा है, तो ये आपने लिख लेना है। मैंने इनको पॉइंट्स में लिख दिया है, पॉइंट के साथ ही लिख लो, बड़ा आसान रहेगा। छोटे छोटे से फिगरे बना दिए हैं। देखो भाई, आगे लिखता है एस ब्लॉक में फर्स्ट टू ग्रुप्स हैं, ठीक है, और इसमें एस सबशेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, जैसे मैंने अभी लिथियम की मिसाल बताई है, और इसलिए इनका नाम रखा है एस ब्लॉक। भाई दो ग्रुप हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस ब्लॉक में है, या कह लो उस सबशेल में है, एस सबशेल में है, तो फिर उस ब्लॉक का नाम भी क्या रख दिया है, एस ब्लॉक। ठीक है जी। अगर थोड़ा सा आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पर आपको जस्टिफाई करता हूं। देखो, अब ये मान के चलो कि ये जो आपके पास है ना, पहले दो ग्रुप्स, ठीक है, 1 और 2 पर लिखा हुआ भी है 2, ठीक है ना, ये 2 और 1 2 लिखा हुआ, तो ये आपके पास जो दो हैं वो एस ब्लॉक हैं। ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 4, ये कहां तक आ रहे हैं, 12 तक। तो जो 12 तक आप आ रहे हो, ये याद रखना, 3 to 12, 3 से आपने 12 तक, और फिर उसके बाद आप याद करो 13 14 15 16 17 और 18, और 13 से 18, ये नाम याद कर लेना, 1 और 2, फिर 3 और 12, फिर उसके बाद मजीद आगे। ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यही आपके पास बताएगा कि कौन कौन से ग्रुप इसमें शामिल हैं। अगर गौर से देखा जाए तो ये आपके पास 1 और 2 दो, ठीक है, ग्रुप शामिल है एस में, और ये 3 से लेकर 12 तक ये तकरीबन बनते हैं 10 ग्रुप। ये 10 ग्रुप कहां शामिल हैं, पी ब्लॉक के अंदर, और जो 13 से लेकर 18 तक है ये आपके पास कहां है, ये आपके पास है पी ब्लॉक के अंदर। और सबसे जो नीचे दिया गया है एफ ब्लॉक, इसमें इसको आप शामिल करोगे इसी के अंदर, ये यहां पर होते हैं, ठीक है, मतलब आपको जैसे मैंने दिखाया इस जगह पर यहां पर मौजूद होते हैं। तो ये एक्चुअली ग्रुप के अलग नाम से तो पुकारे नहीं जाते, जैसे मैंने आपसे कहा इनको लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स बोलते हैं। तो ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो है वो मालूम कर लो आप कि एफ ब्लॉक का पार्ट होते हैं। ठीक है जी। चलते हैं जी वापस जहां हम सीख रहे थे। तो यहां पर देखो वही बात, अभी मैंने 3 बातें कर दी हैं, अब डी ब्लॉक के लिए बात करनी है। तो डी ब्लॉक का नाम ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि एस और पी के दरमियान मौजूद है। उसके बाद दे आर प्लेस्ड इन द डी ब्लॉक, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन का है वैलेंस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ है, डी सबशेल के अंदर, इसलिए इनको ब्लॉक कौन से में रखा गया है, डी ब्लॉक के अंदर। अब बात आती है एफ ब्लॉक एलिमेंट की। तो वैसे मैंने आपसे कहा कि इनको लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स कहते हैं। तो शोन इन 2 सेपरेट रोज, इनकी 2 अलग कतारें हैं नीचे, जैसे कि आपको प्योर टेबल में दिखा दी गई थी। ठीक है जी। तो ये आपको समझ में आ गया। और वो कहता है कि इसको बिल्कुल बॉटम में रख दिया गया है टेबल के, और बिलोंग टू एफ ब्लॉक, यानी पुरानी बात है भाई, 2 इसमें सीरीज हैं, लेंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स, इनको रखा गया है एफ ब्लॉक में। बस इतनी सी बात कर दी। फिर है जी पी ब्लॉक के बारे में। तो पी ब्लॉक एलिमेंट जैसे मैंने आपसे कहा था 13 to 18 याद रख लेना, ये सब का सब पी ब्लॉक के अंदर है। और इसको हम 13 to 18 के आखिर, यानी 18 वाला आखिरी जो ग्रुप है उसको इनर्ट गैसेस का ग्रुप बोलते हैं। तो वो भी है आर पार्ट ऑफ द पी ब्लॉक। देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द
पी सबशेल, आखिरी इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में है, इसलिए ब्लॉक का नाम क्या है जी, पी है। ठीक है जी, इसके बाद आगे चलते हैं। यहां पे लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लॉक क्लासिफिकेशन। देखो भाई, जैसे हमने शुरू में सीखा था कि ग्रुप में डालने का मतलब ये हुआ कि हमें कुछ मिलेगा। सिग्निफिकेंस क्या है, देखो हमने जब स्टार्ट किया था उस वक्त हमने इस टॉपिक का नाम रखा था कि हम सिग्निफिकेंस भी पढ़ेंगे। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो हम कर रहे हैं या पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो अलग से नहीं दी गई, हर जगह पे साथ साथ दी जा रही है। तो ग्रुप की सिग्निफिकेंस ये थी कि अगर आपको ग्रुप पता चल जाए तो आप वैलेंसी बता सकते हो। इसी तरीके से वो कह रहा है कि अगर आपको ब्लॉक पता चल जाए तो आप बता सकते हो कि वो केमिकल एक्टिविटी कैसे होगी। जैसे कि एस ब्लॉक इंतहाई ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं और पी ब्लॉक के लास्ट में नोबल गैस को हटाकर इंतहाई रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं। तो रिएक्टिव मेटल सोडियम, इंतहाई रिएक्टिव नॉन मेटल क्लोरीन आपस में मिलकर बड़ी आसानी से रिएक्शन शो करते हैं। सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाते हैं, पोटेशियम क्लोराइड बनाते हैं, ब्रोमाइड बनाते हैं, आयोडाइड बनाते हैं। तो ये जी मैंने आपको छोटा सा लुक दिया कि ब्लॉक्स का पता चल जाता है तो हम रिएक्टिविटी का अंदाजा भी कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन जो स्टेट है ये बता सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात हो सकती है, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये मैंने इसलिए इसको एक्सप्लेन नहीं किया, बस नाम की हद तक ही याद कर लो क्योंकि ये आगे जाके टॉपिक बनेंगे और हर टॉपिक को अलग अलग एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, वो फिर उनके रेलेवेंट हिस्से में ही करेंगे। तो चलते हैं मजीद आगे, और वो ये कहता है कि पीरियोडिक टेबल में हमने कुछ फैमिलीज भी बना दी है। ठीक है जी, तो आप ये देखो कि फैमिलीज इन द पीरियोडिक टेबल। भाई देखो, अभी हमने ग्रुप के नाम रखे, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, तो ये तो नंबर्स हो गए ना, 1 2 3 4। इन 1 2 3 4 के अलावा हम इन ग्रुप्स को एक खास नाम भी देते हैं और वही नाम उन ग्रुप की फैमिलीज कहलाती हैं। चूंकि ग्रुप में मौजूद सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है, ऑलमोस्ट केमिकल प्रॉपर्टी काफी तक सेम होती है, इसलिए इनको एक ही ग्रुप या एक ही फैमिली में रखा जाता है। अब फैमिली के नाम देखो कैसे होंगे, तो यहाँ पर लिखता है फैमिली का नाम। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ, बुक में ये लिखा है कि एलिमेंट्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू फैमिलीज बेस्ड ऑन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। याद रख लीजिएगा, एमसीक्यू बन जाएगा। एंड देयर आर 6 मेजर एलिमेंट फैमिलीज, तो 6 फैमिलीज हैं जिसको हमने अभी पढ़ना है। तो पहली जो आपके पास यहाँ पर है उसका नाम रख दिया गया है अल्कली मेटल्स। ठीक है, दूसरे का नाम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनकी एग्जांपल भी हैं, अगर आपको आ जाती है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम पूरी पूरी आती है, गुड, नहीं तो कम से कम 3 याद कर लो, पहला और आखिरी याद कर लो। ठीक है, कुछ ना कुछ जरूर एग्जांपल के तौर पर एलिमेंट याद करने हैं सिंबल समेत। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं, कैल्कोजेंस हैं, हैलोजेंस हैं, नोबल गैस है। ये तो हो गया सिंपल नेम। 2 नंबर का सवाल पूछा जाए तो इतना भी काफी हो जाता है। ठीक है जी, तो इसके बाद इन सबको थोड़ा थोड़ा सा तरह हम पढ़ते हैं कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि अल्कली मेटल जिसको ग्रुप 1 भी बोलते हैं उसको अल्कली मेटल क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आप उसको पानी में डालते हो, मेटल बिकॉज दे फॉर्म अल्कलाइन सोल्यूशन, पानी में डालते हो, सोडियम को पानी में डालो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अल्कली बन गई, इसलिए अल्कलाइन सोल्यूशन की वजह से इन एलिमेंट का नाम अल्कली मेटल रखा गया। बाकी कुछ नाम मैंने आपसे कहा है कि सोडियम, पोटेशियम याद कर लो, और हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चूंकि ये पहले ग्रुप में है इसलिए इनकी वैलेंसी 1 है, इनके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लो डेंसिटी, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये जो आपके पास प्रॉपर्टीज हैं ये लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती हैं, शायद आपने ये अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा हो 9 10th में, तो इंक्रीज करती हैं लेफ्ट टू राइट। तो चूंकि ये लेफ्ट पर मौजूद है इसलिए ये वाली प्रॉपर्टीज इस ग्रुप में कम है, लेसर है। ठीक है ना, जैसे इस मिसाल पे मेल्टिंग पॉइंट लो, ठीक है ना, आयनाइजेशन एनर्जी लो वगैरह। दे आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल। अगर मेटल के तौर पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो है वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ये एस ब्लॉक की होती हैं। फिलहाल हम अल्कली मेटल के बारे में बात करें तो अल्कली मेटल्स आर मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है जी, फिर उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में बहस करते हैं। वो क्या कहता है, कहता है अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 कहलाते हैं। इसमें 2 नाम हो गए, जैसे मिसाल के तौर पर अल्कलाइन, ये वही बात रहेगी क्योंकि ये अल्कली पैदा करती हैं, और अर्थ, ये अर्थ क्रस्ट पर पाई जाती हैं। अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे ये अर्थ का क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, कोर होता है। तो ये वाली जो है मेटल्स ये अर्थ क्रस्ट में पाई जाती हैं और अल्कलाइन सॉल्यूशन देती हैं, इसलिए नाम बन गया अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसके बाद हम चलते हैं कुछ एग्जांपल, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम कर लो, जो आपको आगे आए तो, और बेरियम, ठीक है ना, रेडियम वगैरह। ठीक है जी, और इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए इनको डाइवेलेंट कहते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ही निकाल देते हैं और इस तरह वैलेंसी भी 2
हासिल करते हैं। फिर बात आ रही है दे आर हार्डर एंड डेंसर देन अल्कली मेटल। ठीक है, पुरानी वाली यानी अपने से पिछले ग्रुप की निस्बत थोड़ी से हार्डर मेटल्स होते हैं। और दे हैव हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटीज एंड इजीली कैन ऑक्सीडाइज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, वो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को मिल जाता है, उसकी रिडक्शन हो जाती है, इसलिए मेटल्स को रिड्यूसिंग एजेंट्स भी बोलते हैं। तो इनको इलेक्ट्रॉन देना अच्छा लगता है। इलेक्ट्रॉन देना जितना आसान होगा उतना ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है जी, फिर चलते हैं मजीद आगे। अल्कली मेटल यानी हम फैमिलीज पढ़ रहे हैं, तो पहले हमने अल्कली फैमिली पढ़ी, फिर हमने अल्कलाइन अर्थ के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में। अब ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप 3 से लेकर 12 तक होता है, ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि याद रखना। इस पर लिखता है सेंटर ऑफ पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं, यानी ट्रांजिशन दरमियान में पाए जाते हैं, एस और पी ब्लॉक के दरमियान में पाए जाते हैं। फिर लिखता है इंक्लूड, अच्छा ये लार्जेस्ट फैमिली है, क्योंकि लार्जेस्ट फैमिली इसलिए बोला जा रहा है कि आप पीरियोडिक टेबल के जो नीचे वाले एलिमेंट है लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, वो भी अगर शामिल कर लो तो कितने ज्यादा एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा बड़ा मतलब ऐसे हैं कि इसमें 2 ब्लॉक्स शामिल हैं इस फैमिली के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। तो लिखते हैं इंक्लूड डी ब्लॉक सीरीज और साथ साथ एफ ब्लॉक सीरीज भी इसी में मौजूद है, जिनको हम बिलतरतीब लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स कहते हैं। और दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, हाई डेंसिटी, एक्सीलेंट कंडक्टिविटी एंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल का मतलब है कि वैलेंसी 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, कोई एक ही एलिमेंट की भी सारी हो सकती है। तो बात यहाँ पर ये है, यानी एक एलिमेंट वैलेंसी शो कर सकता है, या हम उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट 2, 3, 4, 5, 6, 7 वगैरह, इसलिए इसे कहते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर लिखता है ऑफन फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। दुनिया में जितने कलर्ड कंपाउंड्स हैं उनका बेसिकली उसकी वजह यही है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ज्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट ही पूरी जो हम देख सकते हैं कलर्स जो इस जमीन पे कायनात में, वो यही बना रहे हैं। ठीक है, फिलहाल हम जमीन की बात करेंगे। ठीक है, तो बात यहाँ पर यह है कि आपके बालों का रंग भी ट्रांजिशन एलिमेंट बना रहे हैं, आपके स्किन का रंग भी ट्रांजिशन एलिमेंट बना रहे हैं, आपके जिस्म के अंदर डिफरेंट कलर हैं, कलेजी है, पोटा है, ठीक है ना, और फेफड़े हैं, तो वो सब भी यही रंग बना रहे हैं। बहरहाल ये मैंने आपकी बात कर दी है, इसमें बात गलत नहीं है, लेकिन जो दुनिया के इर्द गिर्द दूसरी मादी चीजें हैं उनके अंदर भी रंग यही बना रहे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि इनकी एक खास प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड डी डी ट्रांजिशन। उसकी वजह से रेलेवेंट चैप्टर में मैं आपको डी डी ट्रांजिशन भी पढ़ाऊंगा। अच्छा जी, अब चलते हैं नेक्स्ट बात में। वो क्या है? वो है जी कैल्कोजेंस, जो ग्रुप 16 में आते हैं, यानी ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेरियम, टिलेरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन और सल्फर कॉपर के साथ पाए जाते हैं, यानी कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सल्फाइड। ये कॉपर की नाखालिस हालत है। जब हम इसे कॉपर खालिस करके निकालते हैं तो हमने नाम रख दिया इसका कॉपर गिवर, कॉपर देने वाला। यही मतलब है किसका? कैल्कोस का। तो नेम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कैल्कोस मीनिंग द कॉपर और। यहाँ हमारी बुक में कॉपर और लिखा है, नई बुक में, पुरानी बुक में कॉपर गिवर लिखा था, तो गिवर कह लो या कॉपर और बनाने वाले हैं। तो इसलिए इन ग्रुप्स का नाम ही या फैमिली का नाम ही कैल्कोजन रख दिया गया। ठीक है, तो यहाँ लिखा है ऑक्साइड्स और सल्फाइड देने वाले। फिर लिखता है ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल। ये बड़ा कमाल का ग्रुप है, टॉप टू बॉटम। चलो, जो सीढ़ी बनाकर दिखाई है ना, तो सीढ़ी से ऊपर भी कुछ एलिमेंट है यानी नॉन मेटल, सीढ़ी के दरमियान में भी एलिमेंट आ गए या उसके इर्द गिर्द तो मेटालॉइड, सबसे नीचे चलते चले जाओ तो मेटल, यानी नॉन मेटल, मेटालॉइड और मेटल। मेटालिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा है इस वाले ग्रुप में, इसलिए तीनों किस्म के एलिमेंट यहाँ पे मौजूद हैं। तो उसने लिखा है कि सिलेरियम, टिलेरियम, पोलोनियम वगैरह इसके अंदर मेटालॉइड है, और आखिर में लिबरमोरियम जो है वो मेटल है। फिर आ जाए नेक्स्ट बात पर, और वो है जी एक और ग्रुप दैट इज कॉल्ड हैलोजन। तकरीबन सेकंड लास्ट ग्रुप है ये। तो हैलोजन जो फैमिली है, ये हैलोजन ग्रुप है, उसको ग्रुप नंबर 17 भी बोलते हैं। टेबल के ऊपर जो नंबरिंग है, इस नंबरिंग को रोमन नंबरिंग नहीं कहते, इसको कहते हैं अरेबिक न्यूमरल। ठीक है, जो हम सिंपल 1 2 3 4 लिखते हैं उसको अरेबिक न्यूमरल बोलते हैं। अच्छा जी, हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स, जैसे अभी मैंने क्लोरीन की मिसाल दी, इसी तरह फ्लोरीन भी क्या है? हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स और सॉल्ट फॉर्मर। हॉल्स का मतलब होता है सॉल्ट, जन मतलब जनरेटिंग, सॉल्ट जनरेटिंग है ये। ठीक है जी, दूसरे एलिमेंट से मिलकर सॉल्ट बनाते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है रिएक्ट इजीली विद द अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और सॉल्ट देंगे, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, सब सॉल्ट्स हैं। एग्जाम्पल है जी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये तो आपको आती होंगी इंशाल्लाह। और हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मैं अभी बताया, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, तो ये राइट पर है, तो इंतहाई ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी रखने वाले। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, इसलिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है। तो ये सब कुछ इनमें लिख सकते हो आप। बाकी वो लिखता है कि इलेक्ट्रॉन से एफिनिटी का मतलब है मोहब्बत, ज़्यादा क्यों है, एंड टेंड टू गेन वन इलेक्ट्रॉन, चूंकि इनकी ज़्यादा रगबत है, ये इस बात की निशानी है कि ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसलिए इन पर चार्ज क्या आता है, -1, आपने देखा होगा। तो इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से हम कहते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, अब चलते हैं मज़ीद आगे। ये हमारे पास लास्ट फैमिली है, दैट इज कॉल्ड नोबल गैस और ग्रुप नंबर है 18, फाउंड ऑन द फार राइट, यानी बिल्कुल राइट साइड पर मौजूद है पीरियोडिक टेबल के। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, कुछ मिसालें याद कर लो। हैव कंप्लीट आउटर इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करती, इसलिए इनको इनर्ट मेटल भी, इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, मेटल नहीं है ये, नॉन मेटल है। तो बात यहाँ पर यह है कि इनको हम इनर्ट बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ना लेते हैं ना देते हैं। क्यों, इलेक्ट्रॉन पहले पूरे हैं इनके पास, यानी वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं, तो इसलिए लिखता है कंप्लीट आउटर इलेक्ट्रॉनिक शेल्स या इलेक्ट्रॉन शेल, मेकिंग देम स्टेबल एंड अनरिएक्टिव, रिएक्ट नहीं करते हैं, स्टेबल रहते हैं। एग्जिस्ट एज मोनोटॉमिक गैस, ये वो वाहिद गैस है। देखो, इससे पहले अगर आप दूसरी गैसेस को देखो, जब हम नाम लेते हैं कहते हैं O2, N2, ठीक है ना, F2, Cl2, ये गैसेस को 2 2 करके यानी डाई एटॉमिक फॉर्म में लेते हैं। पर जब हम हीलियम, नियॉन, आर्गन के बारे में पढ़ते हैं तो He2 नहीं बोलते हैं। ये वो वाहिद एटम पर मुश्तमिल गैसेस हैं जिनके एटम्स को मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो एक ही एटम पर मुश्तमिल हैं। ये लिखता है एग्जिस्ट एज अ मोनोटॉमिक गैसेस एंड रेयरली फॉर्म कंपाउंड्स, चूंकि ये रिएक्ट करते, ये नहीं कह रहे बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करते, कभी भी नहीं रिएक्ट कर सकते हैं, हार्श कंडीशन हमें लगानी पड़ती हैं, कुछ जीनॉन के कंपाउंड फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ मिल जाते हैं। तो बात ये है कि इसलिए हम इन्हें ये तो नहीं कहते कंप्लीटली इनर्ट, लेकिन नोबल गैस कहना ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि ये कम ही मिलती जुलती है। तो ये जी लास्ट हमारा पार्ट हो गया कंप्लीट। कुछ अगर आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट जरूरी है या कि और तरीके से समझाया जा सके या कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी ये है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, दूसरों तक पहुंचा दें ताकि वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन सबको मिल सके। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ, इससे पहले मैं बता दूं कि नोट्स के बारे में। नोट्स ये है कि आपको अभी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएंगे फर्स्ट लेक्चर के, और इस सेकंड लेक्चर के नोट्स थर्ड लेक्चर में आपको मिलेंगे। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, कीप स्माइलिंग एंड डू सब्सक्राइब।